फ़हीम साहब, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली ये है क्या? क्या ये एक फ़ितरी अमल है, नेचुरली है, या इंसान जो है वो इसमें काफ़ी इसका अमल दरामद है? क्लाइमेट चेंज ये होता है कि जब औसत यानी एक लॉन्ग टर्म एवरेज 30 साल का जो है एवरेज दिया जाता है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, हर एपिसोड को उससे कंपेयर करते हैं। जो सर्दी का दौरानिया है वो कम होता जा रहा है, गर्मी का दौरानिया ज़्यादा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? हमारे पास तो वेदर पैटर्न जो है वो एब्रप्ट हो जाएंगे, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। या लोग कहते थे कि जी सर्दियों में तो ये चीजें इस तरह होता था, अब वो उस ट्रैक पे चीजें नहीं चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी कुलसूम और आपको दिकाओ न्यूज़ डिजिटल के टीसीएन ब्रॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, सबसे संजीदा मसला जो आज दुनिया भर में चल रहा है वो है मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज जो है वो बुरी तरीके से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को जो है वो काफ़ी मुतासिर कर रहा है। हमारे वेदर्स चेंज हो रहे हैं, जो बारिशें हैं वो कम हो रही हैं, गर्मी का दौरानिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सर्दी जो है वो देखा जा रहा है कि काफ़ी कम है। इसके साथ-साथ अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो वो भी पिघलना शुरू हो गई हैं, स्नोफॉल कम हो रही है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती जा रही हैं। नाज़रीन, हमें इस चीज़ पे सोचना है कि हमारा क्या किरदार है इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इस वेदर को, इस क्लाइमेट को ठीक करने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है और किस तरीके से हम अपना फ्यूचर जो है वो बचा सकते हैं। इन तमाम सवालात पर, इस मौजू पर जो क्लाइमेट चेंज है उस पे हम आज तफसीली बात करेंगे। महकमे मौसमियात के जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम साहब, उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। उनसे जानेंगे कि महकमे मौसमियात का जो इदारा है वो कैसे काम करता है, जो हमारे क्लाइमेट में इतने ख़तरनाक हद तक जो है वो चेंजेस आ रही हैं वो कैसे कंट्रोल हो सकती हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर, इन तमाम बातों पर, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इन पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमान को आज के एपिसोड में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। फ़हीम साहब, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली ये है क्या? क्या ये एक फ़ितरी अमल है, नेचुरली है, या इंसानी जो है इंसान जो है वो इसमें काफ़ी इसका अमल दरामद है? देखिए जी, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, फितरी भी है और इंसान की कंट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल है। हुँ। लेकिन इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जो क्लाइमेट लव्स है जिसको हम उर्दू में आबो हवा कहते हैं, इसको जानते हैं कि भाई ये क्या चीज़, तब हमें जो है ना क्लाइमेट चेंज या इसमें जो मौसमियाती तब्दीली की बात हमें समझ में आएगी। सही। तो देखिए जिस तरह से हम आम तौर पे रोज़मर्रा में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मौसम का भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वेदर। आबो हवा का भी, बिल्कुल। ये वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर जो है इस वक्त यानी जो सूरत हाल है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। उसको हम मौसम कहते हैं, सही। जो कि कुछ टाइम के बाद चेंज होता है। बिल्कुल। यो शाम को मौसम एक तरह का होता है, फिर सुबह एक तरह का होता है, दोपहर को मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये मौसम कहलाता है कि जो उसी वक्त की जो सूरत हाल होती है। जो क्लाइमेट या जिसको उर्दू में हम आबो हवा कहते हैं, वो एक लंबे अरसे का जो है ना एवरेज लिया जाता है। कई यानी पूरे साल में क्या सिचुएशन होती है, या गुज़िश्ता कुछ सालों में कैसा रहा है? तो उस चीज़ को हम आबो-हवा कहें। हुँ, हुँ। सर जैसे कहा जाता है कि जी फलाँ यानी अगर आप पेशावर की आबो-हवा कहें तो ये गर्म है, गर्मियों में गर्म हुँ। होती है और सर्दियों में मुतदिल है, बिल्कुल। ठीक है ना? और खुश्क है। हुँ। इसी तरह अगर आप मरी वगैरह या स्वात का देखें तो वो यानी गर्मियों में जो है ना मुतदिल होती है बिल्कुल। और सर्दियों में जो है ना इंतहाई सख्त। सर्द होती है, बिल्कुल। हो सकता है बाद सर्दियाँ ऐसे आएँ या किसी दिन ऐसा हो कि सर्दियों के मौसम में भी मौसम थोड़ा-सा गर्म हो, लेकिन वो उसका क्लाइमेट नहीं कहलाएगा, वो मौसम कहलाएगा अच्छा, आपका। ठीक है। तो क्लाइमेट उसकी ये होती है कि जी गर्मियाँ मुतदिल और सर्दियों में सख्त सर्दी। सही। तो ये तो फ़र्क हो गया मौसम और क्लाइमेट। क्लाइम अब इसमें चेंज क्या है? अब जैसे कि बात कही गई है कि पेशावर में गर्मियों में सख्त गर्मी होती है, यदि गर्मियों में गर्म रहता है, बिल्कुल। ठीक है? तो अब अगर किसी गर्मी में यहाँ पे बारिश हो जाए, ओले बरस बरस है। उस टाइम आपको पूरी सर्दी लगेगी। बेशक वो जून-जुलाई का महीना होगा, बिल्कुल। लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो गर्मी का मौसम होता है, दिन महीना है
और उसमें सर्दी कैसे हो गई? सर्दी या वो जस्ट एक लम्हे के लिए थोड़े टाइम के तो क्लाइमेट चेंज नहीं। नहीं कहेंगे। क्लाइमेट चेंज ये होता है कि जब औसत यानी एक लॉन्ग टर्म एवरेज अमूमन हम ये करते हैं कि 30 साल का जो है एवरेज दिया जाता है जिसको हम नॉर्मल कहें। अच्छा, फिर हर एपिसोड को उससे कंपेयर करते हैं कि जी अब आगे 10 साल गुजरे या 20 साल जब गुजरते हैं तो उस बेस लाइन से उसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब अगर उससे टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि जी गर्मी गरम हो रहा यानी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और वार्मिंग हो रही है है, गर्मी की तरफ जा रहे हैं। गर्मी की तरफ। बिल्कुल, इसी तरह अगर बारिश में कमी या ज्यादती तो उसी उससे हम उसको कर। वही तनासुर जो चल रहा होता है, बिल्कुल, लेकिन किसी एक एपिसोड से आप उसको कुछ नहीं कह सकते। सही। अच्छा फ़हीम साहब, जो सर्दी का दौरानिया है वो कम होता जा रहा है, गर्मी का दौरानिया ज़्यादा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? ये हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखें क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि यानी मुख्तलिफ इसके रिपरकशंस हैं लेकिन हमारे पास जो मेन इसके मेट्रोलॉजिकल वो हैं पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इसको ये समझ लें कि नापते हैं या मेजर करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। एक टेम्परेचर है और एक प्रेसिपिटेशन है इसी दर्जे हरारत और बारिशें। तो जितनी भी रिसर्च हो रही है आईपीसीसी की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है या जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं हुँ, उन्होंने जो यानी रिसर्च पब्लिश की है या सामने लेके आए हैं उसमें यही बात की गई है कि हमारे पास एक तो वेदर पैटर्न जो है वो एब्रप्ट हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है ना यानी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगी कि जिस तरह से नॉर्मल चलता आ रहा है या लोग कहते थे कि जी सर्दियों में तो ये चीज़ें इस तरह होता था अब वो उस ट्रैक पे चीज़ें नहीं चलेंगी अच्छा, डेविएशन आएगी। दूसरा ये होगा कि कहीं पे अगर बारिशें हो रही थी तो वो बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि बारिशों की जो मिकदार है यानी सपोज अगर शावर में हमें पूरे साल में या खैबर पख्तूनख्वा में पूरे साल में हमें 400 मिलीमीटर बारिश मिलती थी हो सकता है अभी भी 400 मिलीमीटर बारिश हो सही, लेकिन ये है कि उसका दौरानिए में फ़र्क आएगा। पहले अगर जो महीने में बारिश होती थी वो आपको 1 हफ्ते में वही बारिश हो जाएगी जिसको हम एक्सट्रीम इवेंट कहते हैं कि दनादन बारिश हो गई मूसलाधार किस्म की बस फिर आगे पूरा महीना जो है वो ड्राई जाएगा। अच्छा, यानी इस तरह की स्पेल्स आएगी ठीक है, और ये भी हो सकता है कि बारिशें अपने वक्त से हट जाएंगी। अभी आपने सर्दियों की बारिश की बात की बिल्कुल, तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन देखें अ, अमूमन यानी जो पाकिस्तान का वेदर पैटर्न है वो ये है कि हमें ज़्यादा बारिशें यानी वो मानसून के मौसम में बिल्कुल, कि 70% जो हमारी पानी की ज़रूरत है वो मानसून की बारिशों से पूरी होती। बाकी 30% जो है वो उसमें विंटर रेनफॉल भी आ जाते हैं या जो ट्रांजिशन पीरियड के सही, वाले वो आ जाते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी वो जो है कंट्रीब्यूशन वो विंटर रेनफॉल का है यानी सर्दियों में बारिश ज़्यादा होती है बनिस्बत मानसून। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली जब बारिश शुरू होती थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च तक ये सिलसिला चलता था उस यानी मार्च में ये कम होना शुरू। बिल्कुल, जी, अब ये देखा गया है पिछले कोई 3-4 साल से कि दिसंबर में बिल्कुल कम बारिश होती बिल्कुल, है। इवन पिछले ये 2 दिसंबर जो गए एग्ज़ैक्टली इसी तरह ड्राई गए। ड्राई गए हैं, अगर बारिशें एक बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई अगर कहीं पे हुई भी हैं तो जस्ट बूंदाबांदी। एग्ज़ैक्टली, इसके बाद पिछले साल जनवरी में कुछ थोड़ी-सी अच्छी बारिश हुई थी। इस दफ़ा जनवरी भी ऑलमोस्ट ड्राई डे है, यानी मोस्ट ऑफ द केपी के ड्राई रहा और फिर फरवरी में बारिशें शुरू हुई, बिल्कुल, है ना? और मार्च के आगे फिर जो है ना ये सिलसिला। तो अगर यानी अब आपको भी नज़र आ रहा है, सब देख रहे हैं कि ये बारिशें जो है वो अपने आगे चलेगी। तो ये भी जो है क्लाइमेट चेंज की चेंज। एक अलामत है। तो सर अब आप देखें बारिशों की बात हमने की है कि वो कम हो रही हैं, तो इसी तरह सर्दियों में स्मोक की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या वजूहात हैं, इतनी ज़्यादा स्मोक हो रही है? क्या ये इंडस्ट्रीज़ का इश्यूज़ चल रहा है या क्या है? देखिए स्मोक जो है उसकी फ़ॉर्मेशन के लिए जैसे आपको बारिश की फ़ॉर्मेशन के लिए जो है एक मख़सूस एनवायरनमेंट चाहिए और जो मॉइस्चर भी है उसके आपके पास कंडेंसेशन न्यूक्लियाई वग़ैरह होने चाहिए। तो इसी तरह फॉग या स्मोक जो है इसका भी अपना एक क्राइटेरिया है। अगर आपके पास वो अज्ज़ा होंगे
एनवायरनमेंट में उनको मुवाफ़िक जो सूरत-ए-हाल है एटमॉस्फेयर की वो मिलेगी तो फॉग या स्मॉग बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। अ, उसका मेरे ख़्याल में ये इंडस्ट्री वग़ैरह के साथ डायरेक्ट इतना कोई इन वो नहीं। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़। जैसे आप मिसाल मैं आपको दूँगा कराची, बिल्कुल, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज़्ड सिटी है। वो है, बिल्कुल, हाँ, इसी तरह लेकिन वहाँ पे आपको फॉग या स्मोक की सिचुएशन नहीं देखी। वो नहीं हो कि स्टैग्नेशन हुई है। पर पंजाब साइड पे काफ़ी, बिल्कुल, वजह क्या है कि कराची में आपको एक मखसूस विंड जो है ना, जो सी ब्रीज़ है वो चलती है। वो चलती है। तो विंड चलती है उसकी वजह से स्टैग्नेशन नहीं होती पार्टिकल्स की। तो फॉग या स्मोक की सूरत-ए-हाल उस तरह से नहीं। नहीं फेस करनी पड़ती, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो मैदानी इलाके खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, पंजाब वहाँ पे होता क्या है कि जब सर्दियों में खुसूसन नवंबर में अर्ली जो विंटर्स हैं नवंबर-दिसंबर में, वहाँ पे जब रात का टेम्परेचर कम होता है, तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। सही अब अगर कोई मॉइस्चर वाली विंड आएगी, तो वो उसमें जब कोई मॉइस्चर होगा, तो वो जब इस ठंडी जगह पे आती है, तो जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेशन उसकी हो जाती है नीचे ही। अमूमन तो ये होता है कि बादल ऊपर उठते हैं और कंडेंसेशन होता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ज़मीन के करीब उसकी कंडेंसेशन हो जाती है। अब वो जो पानी के पार्टिकल्स छोटे-छोटे बने हैं, बिल्कुल, तो वो इतने थिक हो जाते हैं कि हमें फिर नज़र नहीं आता ज़्यादा तो वो फिर फॉग या धुंध कहलाती है। सही। उसमें अगर कोई इंडस्ट्री का जो है ना पॉल्यूशन वगैरह भी मिक्स हो जाए, अच्छा। धुआँ वगैरह, हुँ, तो फिर वो स्मॉग और फॉग मिलके फिर यानी जो स्मोक है हुँ, और फॉग ऑफ हो गया, मिलके स्मॉग बनती बिल्कुल। तो सर इसको कम करने के लिए कुछ इकदामात किए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या? है। हो सकते हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेशन के लिए जो एक मेन चीज़ है, वो ये है कि आपके पास विंड स्पीड ना होने के बराबर हो। अच्छा, यानी विंड चलेगी तो फॉग नहीं बनेगा, इसी तरह स्मॉग भी नहीं हो। बिल्कुल, सही, विंड नहीं होगी तो फिर इसकी क्रिएशन के चांसेस है। इसी तरह अगर क्लाउडीनेस है, तो उस दिन भी आपको फॉग नहीं, नहीं मिलेगी, और क्लियर स्काई है तो फिर चांसेस सही, होंगे। तो उसका यदि आप जिस तरह से उसके खात्मे के लिए या इसको में कमी लाने कम के सबसे पहले तो ये है कि अगर विंड है, कुदरती हवा चल रही है, नेचुरली, ये फॉग भी ख़त्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली स्मॉग भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि जैसे इंडस्ट्री की बात हुई कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऊपर वो हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर नहीं पाते। हवा भी कम होती है तो वो स्टैग्नेंट रह जाते हैं। सही, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये है कि जो ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है उसको शहर से बाहर बाहर निकाला जाए, बिल्कुल, उसमें जो है ना खुसूसन आपकी जो ईंटों के भट्टे वगैरह हो, और इंडस्ट्री से भी ज़्यादा जो पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में शामिल होती है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा हमारे मुल्क में भी हो, खुसूसन जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, उनमें जो पुरानी डीज़ल की बसें हैं वो अभी तक जो है ना 70s की और 80s के वो अभी तक चल, चल रही हैं, तो वो जिस तरह से चल रही हैं फिर उसी हिसाब से वो धुआँ भी और पॉल्यूशन भी जो है ना बनाती हैं, उसके, सही, तो उनमें अगर कमी लाई जाए कोई ये चीज़ें जो है। कम सबसे चीज़ दूसरी बात ये है कि ग्रीनरी जो है, हुँ, जितनी आपके पास प्लांटेशन। वेजिटेबल्स होंगी तो फिर जो है ना ये स्मॉग वगैरह में जो है कमी लाई जा सकती है। अच्छा सर आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि प्लांटेशन करें, इसी वजह से कम हो सकती है, ट्रैफ़िक को हम कम कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, शुरू में आपने एक बात की कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक फितरी अमल है, बिल्कुल, इसमें इंसान इंसान की वो शामिल हैं। अमल दखल, इसको जो इंसान की जो यानी आमाल हैं या उसके जो अवामिल हैं जिससे एटमॉस्फेयर पे बुरा असर या अच्छा असर, अच्छा असर भी पड़ सकता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं। बिल्कुल, तो 60-70s में जब एक रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यानी जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी कंजम्पशन बढ़ गई। सही, तो उससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस खुसूसन कार्बन जो है उसकी डिपोजिशन होना शुरू हुई। शुरू हो गई। तो उसी दौर से जब हम ट्रेस बैक करते हैं अपने वार्मिंग इफेक्ट को, तो वहाँ तक जाके बात पहुँचती है कि जी उस पीरियड से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से शुरू हुआ था, वहाँ से टेम्परेचर राइज करना या ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है, बिल्कुल, तो वो उस वक्त की पैदावार है।
तो इंसान पुराने पाक में भी जो है ना एक आयत है कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि इंसान के अमाल की वजह से ज़मीन पे और जो समंदर है, खुशकी और तरी दोनों पे जो है फ़साद बर्पा हो। बिल्कुल। अब फ़साद सिर्फ़ लड़ाई झगड़े को नहीं कहते कि कोई एक को गाली दे या बाप आतंक काटे। फ़साद बिगाड़ को कहते हैं। बिल्कुल। जब आप एटमॉस्फेयर की कंपोज़िशन को चेंज जो अल्लाह ताला ने एक हवा की कंपोज़िशन रखी हुई है, उसमें आप एक गैस की मिक़दार कम करते हैं, दूसरी की मिक़दार को बढ़ा देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़साद पैदा गड़बड़। बिगाड़ आए बिल्कुल। और उससे फिर जो है ना यानी गड़बड़ पैदा सही। और उसका फिर क्या होगा कि खमियाज़ा भुगते बिल्कुल। हम खुद ही भुगत रहे हैं। बिल्कुल। या तो जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड की डिपोज़िशन या एमिशन को ज़्यादा करेंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ही जो है ना तो सर क्लाइमेट चेंज के देखिए जब क्लाइमेट चेंज आता है तो डिफॉरेस्टेशन को भी हम देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। जो हमने प्लांटेशन की बात की है, तो प्लांटिंग नहीं हो रही, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मौसम पे बहुत असरात पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एनिमल्स और बर्ड्स को देखें तो वो भी जो है वो माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट, वो क्लाइमेट नहीं मिल रहा होता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो पहले यानी कंसंट्रेशन को बिगाड़ने की बात की तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप एक यानी कार्बन डाइऑक्साइड शामिल कर अब जो वेजिटेशन वगैरह या दरख्त हैं या जो आपने जंगलात वगैरह की बात बिल्कुल। तो दरख्त वगैरह जो है वो कार्बन यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। जी। वो कार्बन को जज़ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप जंगलात कम कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिससे कार्बन सर डाइऑक्साइड जो उसको जज़ब जहाँ होनी थी अब वो वो नहीं, नहीं हो रही है। तो उसके असरात फिर आपको बुरे असरात मिलेंगी। तो उसका ये है कि जितनी ज़्यादा आप एफ़ॉरेस्टेशन या आप जंगलात को उगाने की तरफ जाएँगे बिल्कुल। तो माहौल भी बेहतर होगा और उससे जो हमें ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उसको कमी यानी वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होंगे हुँ। चीज़ रिवर्स पर कम ज़रूर हो सकेंगे। उसकी जो है ना उसका इफेक्ट कम हो जाए। इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। फ़हीम साहब, बिलियन ट्री सुनामी की अगर हम बात करें तो वो जो मंसूबा है, क्या वो क्लाइमेट चेंज पर कुछ असर डाल सकता है, मौसर साबित हो सकता है? बिल्कुल जी, क्लाइमेट चेंज पे आप जितनी भी आप एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए जितने भी स्टेप्स उठाते हैं वो ज़ाहिर बात है कि आपकी जो क्लाइमेट चेंज की जो मिटिगेशन वो होती हैं उस स्ट्रेटजी में ये चीज़ें शामिल हैं। बिल्कुल। तो बिलियन ट्री सुनामी जो है वो एक बहुत बड़ा मंसूबा था बिल्कुल। उस वक़्त की गवर्नमेंट का और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसमें पेश थी। बिल्कुल। तो बैनुल अक़वामी तौर पे भी जो है ना उसको बहुत सराहा गया कि जी उसके जो बाद के असरात थे यानी आपने प्लांटेशन शुरू की और उसके बाद जो है ना उसके जो असरात देखे गए हैं वेजिटेशन बढ़ी है और उसके इवन पाँच जगहों पे उसके जीआईएस एनालिसिस हुआ है कि उसके काफ़ी पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट इम्पैक्ट है। और इसी तरह के मंसूबे जब बड़ी तादाद में यानी आप पूरे मुल्क की सतह पे या पूरे एक रीजन की सतह पे मुख्तलिफ शक्लों में जैसे हमारे यहाँ बिलियन ट्री सुनामी चला फिर मुख्तलिफ जो उस पे मैं देख रहा था कि हमारे सिंध के रीजन में और दूसरे जो साहिली इलाके हैं मुख्तलिफ के वहाँ पे उन्होंने मैंग्रोव्स जो है ना वो काश्त करना शुरू बिल्कुल। जो तबाह हो गए थे समंदरी तूफान की वजह से या लोगों की काटने की वजह से तो वो उन्होंने दोबारा उगाने शुरू किए। उससे क्या हुआ कि जो टाइड वेव्स आती हैं उनकी वेलोसिटी में भी काफ़ी फ़र्क आया और वहाँ पे जो शुरू में आपने परिंदों वगैरह की बिल्कुल। जब आप का क्लाइमेट जो है ना वो चेंज होता है तो तो बर्ड्स कहीं न कहीं जो ये जो परिंदे वगैरह होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल। वो फ़ौरन ही जो है ना वहाँ से माइग्रेट करने को। नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब समंदर का आप मैंग्रोव्स वगैरह के जो दरख्त होते हैं वहाँ पे आके मछलियाँ वगैरह अंडे हुँ। देती हैं या और इस तरह जो
आबी परिंदे होते हैं, उनके घोंसले होते हैं। तो जंगलात की बहाली से न सिर्फ ये है कि हमें एक खुशगवार एहसास मिलता है, एटमॉस्फेयर में जो है ना एक अच्छी तब्दीली आती है, बल्कि जो जंगली हयात जो होते हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनकी जो यानी हयातियाती तनव्वुर होती है वो बढ़ती है। बढ़ती है, सही है। अच्छा, फ़हीम साहब देखें, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अब वही हमने जो बात की बारिशें नहीं हो रही हैं, तो इसके मतलब कितने असरात जो हैं वो जानवरों पे भी हमने कर लिए हैं। इंसानों के लिए आगे फ्यूचर में क्या खतरात आ रहे हैं? देखें, बात वहीं से शुरू करते हैं जो हमने कुछ देर पहले भी बात की थी कि हमारे यहाँ जो बारिशें जो हैं उसका टाइमिंग चेंज हो रही है। बिल्कुल। अब एक आदमी ये सोच सकता है कि ठीक है जी, जो टाइमिंग चेंज हो रही है, सो व्हाट? यानी बारिश तो हमें उतनी ही मिल रही है। हुँ। तो अगर 2 दिन पहले मिल जाए या 2 दिन बाद मिल जाए तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा। देखिए, अभी आपने एक बात की ग्लेशियर मेल्टिंग की, बिल्कुल। तो जो बारिश हमें मिल रही थी दिसंबर में, हुँ। तो उससे क्या होता था कि जो आपके मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तो बारिश हो जाती थी। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहीं पर यही जो सिस्टम होता था वो बर्फ़बारी जो है ना यानी बरसाता था। अच्छा। ठीक है? तो जब आपके ऊँचे पहाड़ हैं, जैसे आपके स्वात हो गए, धीर वगैरह, चित्रान, किशियात, ठीक है ना? हमारे जो गिलगित-बिल्तिस्तान सा, हिमालय और काराकोरम की और हिंदू कुश की चोटियाँ हैं, तो वहाँ पे जब ये बर्फ़ बरसती थी, बर्फ़ पड़ती थी, तो दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसको एक बड़ा लंबा अरसा मिल, लंबा अरसा मिलता तो कम्पैक्शन होती थी। दिसंबर से शुरू हो रही है, अब दिसंबर में पिघलती तो थी नहीं, ऊपर से और बर्फ़ पड़ रही है, तो कम्पैक्शन होती थी। हुँ। वो ज़ख़ीरा आपके पास जमा होता। बिल्कुल। अब जब कम्पैक्टेड जो स्नो है, ये जो सख्त हो चुकी है, उसकी मेल्टिंग भी स्लो होती है। उसके ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है, हाँ तो जी। इतनी तेज़ी से मेल्ट पिघलती है। इतनी तेज़ी से ताज़ा जो स्नो होती है, नरम स्नो जो है वो मेल्ट होती है। सही। तो वो जब अप्रैल मई में मेल्ट होना शुरू होती थी, तो वो आपको यदि वो जो ट्रांज़िशन पीरियड होता था उसमें मेल्टिंग का पानी आपको मिलता था सही। गाँव में, ठीक है। अब क्या होता है कि अब दिसंबर ड्राई, हुँ। जनवरी भी ऑलमोस्ट ड्राई, बिल्कुल। फरवरी में बर्फबारी शुरू होती है। और वो मार्च में, इवन पिछले साल अप्रैल में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है सही। चित्राल सिटी में। अच्छा, सिटी में। हाँ, अब आपका बर्फबारी जो है मार्च और अप्रैल में भी हो रही है, लेकिन मार्च और अप्रैल में आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इधर बर्फ़ पड़ी, आसमान जब साफ़ होता है तो वो फ़ौरन पिघलने शुरू हो सही। जाती है। जी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता 10 दिन में वो ताज़ा बर्फ़ जो होती है वो पिघल के ख़त्म हो जाती है। हुँ। तो आपके पास वो डिपोज़िशन नहीं हो रही है स्नो की कि जो आपके फिर सालों साल रहे। चले। तो जो आपके एक्सिस्टिंग ग्लेशियर है वो हुँ। मेल्ट हो रहे हैं, वो किसी हद तक मेल्ट हो जाएँगे। उसके बाद जो है ना पानी आप वहाँ से मिलना कम हो जाएगा, अल्लाह ना करे ख़त्म भी हो सकता है। बिल्कुल। इनके साइंटिफिक इसके जो प्रोजेक्शन है फ्यूचर के, उसमें बिल्कुल। ये भी है कि जी पानी ये की। मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ से पानी आना आपका बंद हो जाएगा। और दूसरा इसका यानी नुकसान ये होता है कि ऊपर जितनी भी यानी मेल्टिंग होती है, अक्सर औक़ात चूँकि जब स्नो मेल्ट हो रही होती है तो ये अपने साथ जो है ना डिब्रीज़ वग़ैरह भी लेके आती है, या बाज़ औक़ात एवालांचेज़ आ जाते हैं। तो वैसे जो पानी का रास्ता होता है वो रुक जाता है, झीलें बन जाती हैं। अब जब मेल्टिंग ज़्यादा होगी तो उन झीलों में पानी ज़्यादा भर जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़्यादा पानी के प्रेशर से वो झीलें टूट जाती टूट जाती हैं। हैं और सैलामी सूरत हाल पैदा होती है, जिसको हम ग्लाफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी जो ग्लेशियर झीलें जो हैं अच्छा। उनके फटने की वजह से जो सैलाब आते हैं। तो इन सैलाबों का ये होता है कि अक्सर औक़ात इसमें पानी कम होता है, लेकिन डिब्रीज़ और बोल्डर्स और बड़े-बड़े पत्थर इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो ये जो ऊपर ग्रेविटी के असर से नीचे आते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, तो जिस चीज़ से भी टकराते हैं, चाहे वो पुल हो या बिल्कुल। पीपल हो, तो उसको तबाह। तबाह कर देते हैं। आजकल तो मीडिया का दौर है, आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल। गिलगित वाली वीडियोज़ आती हैं, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। वीडियोज़ वायरल हो जाती है, तो बहुत तबाही मचाते हैं। और नीचे आके फिर वो मैदानी इलाकों में भी वही पानी जब पहुँचता है तो उससे नुकसान वग़ैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वही क्लाइमेट चेंज और आपके जो ये वेदर पैटर्न चेंज हो रही है,
तो ये चीज़ें इन्हीं की वजह से होती हैं। अच्छा फ़हीम साहब ये बताएँ कि क्या पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए जो आलमी मुआहदे हैं, जैसे पेरिस मुआहदे की अगर हम बात करें, तो उसमें किरदार अदा करना होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जब इंसान ने देखा कि यार ये चीज़ तो यानी कुछ कुछ यानी गलत हो रहा है, तो सोचना शुरू किया कि जी गलती कहाँ पे हो रही है। तो मुख्तलिफ इसके लिए ह्योगो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ना वहाँ पे यानी पहली दफ़ा एक वो किया गया। पहले तो बातें हो रही थी, इसमें एक कंक्रीट स्टेप की बात की गई कि जी हमने कुछ यानी कदम उठाने हैं, अगर नहीं उठाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बिल्कुल। फिर जो है ना मसला काबू से बाहर हो जाएगा। उसमें ये हुआ कि जो सीएफसीज़ वगैरह हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो गैसेज़ हैं, जी, उनमें उनके खात्मे की बात की गई और जो ग्रीन हाउस दूसरे गैसेज़ हैं, उनमें कमी की बात की गई। सही। तो उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट का वो आया, एक बिल्कुल। मेजर्स वो हुआ कि जी उसमें ये एक तयन किया गया कि हमने किस तरह से जाना है। तो कि जी अगर आपने ज़िंदा रहना है और टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, तो उसके लिए कुछ इक़दामात करने होंगे, जिसपे हम मुख्तलिफ उसके लिए तजावीज़ दी गई कि किसने कितनी जो है ना जो जो जीएचजीज़ हैं या उसको हम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं कि उतनी कम करनी होगी। तो उसमें ये था कि एक तो वो डिपेंड करता है कि मुल्क कौन-सा है। यानी एक मुल्क ऐसा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ही उसकी नहीं है, तो वो कम तो कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। तो उसमें वो किया गया कि टू 2050 तक जो है ना कितनी हमने जीएचजीज़ में जो है कमी लानी और फिर आगे यानी किस तरह से 2030 तक कितनी हमने कम करनी है, 2050 में क्या स्टेटस होगी उसका तयन कर दिया गया है। सही। तो अब यूँ समझ लें कि जितने भी उसके सिग्नेटरीज़ हैं वो उसके पाबंद हैं और पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। लेकिन ये है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज़ या कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में, वो ना होने के बराबर ना होने लेस देन 1% है। बल्कि हमें तो नुकसानात उसके बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और फ्यूचर में भी करने पड़ेंगे। फ्यूचर में भी करने पड़ेंगे। तो ये है कि हमें अपना केस आलमी बरादरी के सामने बड़े यानी उसके साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। यानी ठोस अंदाज में जी क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से नहीं हुई लेकिन हम उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं। तो ताकि उससे जो हमें और इसके लिए उन्होंने फंडिंग रखी हुई है। देखिए पेरिस एग्रीमेंट या जितनी भी आगे को मुख्तलिफ कोई कॉप 25 और उसमें फिर जब बात हुई, कुछ फंडिंग भी इसके लिए है। अच्छा। अगर आप कुछ ऐसे मंसूबे वगैरह जैसे आपकी डिडीएटी सुनामी की बिल्कुल। या और इस तरह के जो है ना, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर फंड फंड रिलीज़ हुआ होगा आप बिल्कुल। अपने अब उस फोरम पे उसको लेके जाएँ, प्रेज़ेंट करें। अच्छा। कि जी मैंने ये मंसूबा भरा है, उससे कार्बन की एमिशन इतनी जो है ना यानी उसमें फ़र्क आएगा। सही। तो आप बड़ी अच्छी फंडिंग जो है ना सिक्योर कर सकते तो सर जो इन मुआहिदों की जो फंडिंग्स आपने जिस तरह की बात की है, तो जब वो फंड्स आपको मिल जाते हैं, तो वो प्रॉपर जगहों पे हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं? देखिए वो अब इम्प्लीमेंटेशन एक अलग बात है। मेरे पास फंडिंग मुझे मेरे पास रिसोर्सेज़ होंगे तो मैं कोई कदम उठाऊँगा, ठीक है ना? अब वो कदम मैं कैसे उठाता हूँ, वो तो जब चीज़ें होंगी तो उसके बाद पता चलेगा। पहले तो ये है कि आपके पास सलाहियत होनी चाहिए। अगर आपके पास सलाहियत नहीं है अब तो फिर तो उसको अब आप एक कदम उठाते हैं तो कदम उठाने के बाद देखा जाता है कि यार वो कदम सही सिमत में उठा था या गलत सिमत में। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास कदम उठाने की सलाहियत ही नहीं है और आप सोचे कि नहीं जी मैं तो कदम नहीं उठाऊँगा, हो सकता है ये वो गलत हो। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप एक काम करते हैं उसमें छोटी-मोटी वो होती हैं, उसपे यानी आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अभी से अगर मैं कहूँ कि जी अगर इस तरह के मंसूबे होते हैं उसमें अ फंड सही उस पे नहीं लगते तो वो गलत बात होगी। अच्छा फ़हीम साहब जैसे कि हमने बर्ड्स माइग्रेशन, एनिमल माइग्रेशन की बात की है कि जब उनके पास से फ़ॉरेस्ट चले जाते हैं, उनकी रिहाइश चली जाती है तो वो भी माइग्रेट कर लेते हैं। इसी तरह जब सैलाब आते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के रोज़गार ख़राब हो जाते हैं, तो उसका क्या आप कहेंगे कि क्लाइमेट माइग्रेशन का कितना ख़तरा है? देखिए मैडम आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और दुनिया भर में आजकल ये एक हॉट टॉपिक है बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज, एग्ज़ैक्टली। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। यहाँ जिस तरह से आईडीपीज़ थे, हुँ, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली। इंसान की
सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से उन माइग्रेट किया जाता है। करना पड़ा। इसी तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है ना लोग माइग्रेट कर बिल और ये पहले से चला आता आ रहा है। यानी आप अगर हमारे शुमाली अज़ला जो हैं जैसे टांग और लकी पर्वत है वहाँ पे ये चीज़ देखी गई है, उसमें आई है, स्टडी में आई है। इसी तरह हमारे जो एक्सट्रीम आपके नॉर्थ साइड पे जो हमारे इलाके हैं, स्वात के जो बालाई स्वात है, दीर है, कोहिस्तान है, चित्राल है, इसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान में भी ये चीज़ पहले भी थी और अब जितना वो वक़्त आगे जा रहा है, इस चीज़ में इज़ाफ़ा होगा। वजह उसकी क्या है? देखिए चित्राल साइड पे, गिलगित साइड पे ये सारे पहाड़ी इलाके, वहाँ पे रहने के लिए आपको क्या जो ज़मीन होती है वो बहुत थोड़ी-सी है जहाँ पे वो कुछ काश्त करते हैं एग्ज़ैक्टली हाँ। और वहाँ पे जो वो काश्त करते हैं वो मख़सूस चंद एक फ़सलें हैं क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे ऐसे है कि वहाँ कुछ और ज़्यादा नहीं कर चीज़ सकते। काश्त की बिल्कुल। जाती है। वो या तो गंदम काश्त करते हैं या मकई काश्त करते हैं। अच्छा। इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत सीधी दालें वग़ैरह, लोबिया वग़ैरह ये चीज़ जो है ना काश्त कर ली। अब जब आपका टेम्परेचर या आपके जो वेदर पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, तो आपका ऑब्वियसली जो काश्त करने का दौरानिया है वो कम कम से कम भी होता जाएगा और फार्मिंग आप नहीं कर नहीं सकोगे। रह सकेगी। दूसरी बात जो अभी पहले बात हुई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वगैरह की या फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं कि एकदम से पहाड़ के ऊपर बारिश हुई और वही पानी तेज़ी से आया, बिल्कुल। तो ना वो सैलाब। वो सैलाब आते हैं बल्कि वो फिर उससे लैंडस्लाइडिंग होते हैं। अगर वहाँ पे यहाँ इधर हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में किसान के पास एकड़ों के हिसाब से ज़मीन होती है, सैकड़ों एकड़ और हज़ारों एकड़। बिल्कुल। वहाँ पे तो कनाल के हिसाब से ज़मीन होती है, छोड़िए। गिलगित वगैरह में। सही। तो अगर आपकी वही ज़मीन बह जाए तो बस आपका लाइवलीहुड तो छिन गया आपसे। बिल्कुल, तो सर इसी तरह फिर बेरोज़गारी, गुर्बत आ जाती है, तो वो क्लाइमेट चेंज से जो है वो हमारी गुर्बत भी जो है वो लिंक करती है, हर चीज़ लिंक करती है। क्लाइमेट चेंज की वज़ह से इंसान है, चरिंद है, एनिमल्स है, हर कोई अफ़ेक्ट होता है। अच्छा फ़हीम साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल आपके इदारे से मुतल्लिक है कि महकमे मौसमियात का जो इदारा है, वो कैसे वर्क करता है? पूरे साल का एक डेटा निकाला जाता है, फिर कुछ कंपैरिज़न्स किए जाते हैं कि आज से 10 साल पहले, 30 साल पहले इस तरह का मौसम था, अब ये है। ये कैसे वर्क करता है? देखिए मैडम मुझे ये बताने में खुशी होगी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान के यानी कदीम तरीन डिपार्टमेंट में से एक है। अच्छा। अ, यानी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेटरीज़ ऐसी हैं महकमे मौसमियात की पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा ऑब्जर्वेटरीज़ या मैनुअल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे 24 घंटे जो है वो मुख्तलिफ अफराद शिफ्टों में काम करते हैं टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, स्पीड, डायरेक्शन सही। और सोलर रेडिएशन वगैरह का डेटा इकट्ठा करते हैं और हमारे मुख्तलिफ जो रीजनल सेंटर होते हैं वहाँ पे भिजवा रहे होते हैं। हाँ। तो ये रीडिंग 1 घंटे बाद और हर 3 घंटे बाद ली जाती है और सेंड की जाती है। इसी तरह हमारे पूरे मुल्क में 100 से ज़्यादा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जो हर 10 मिनट के बाद डेटा सेंड करता है। सही। तो हमारी जो मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज़ हैं उसमें कुछ ऑब्जर्वेटरीज़ हमारी ऐसी हैं कि वो पार्टीशन से पहले यानी 1890 1897 की भी हमारी द्रोश और चित्राल वगैरह की हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज़ हैं वो 1900 से भी पहले की है। तो और मज़े की बात ये है कि उनका डेटा भी हमारे पास किसी हद तक मौजूद है। अच्छा। तो यानी ये डेटा सारा इकट्ठा होता हुँ, है हुँ, हुँ। और हमारे पास हर रीजनल सेंटर में और कराची में हमारा एक मेन सेंटर है। तो वहाँ पे ये डाटा प्रोसेस होता है। जब भी महीना कंप्लीट होता है तो फिर उस पे एनालिसिस शुरू हो जाता है कि ये महीना पिछले जितने भी महीने गुज़रे हैं, उनके मुकाबले में कैसा रहा? कितनी कम हुई, हुँ। ज़्यादा हुई, किस इलाके में कितनी यानी कम हुई और अगर कहीं एक्सट्रीम किस्म के इवेंट होते हैं तो उसका भी एनालिसिस होता है। तो ये सारा मैंने एक कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, इस पे मुख्तलिफ हमारे एक्सपर्ट काम करते हैं, फिर उसकी जीआईएस इसके मैप्स बनते हैं और हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इससे फिर आगे फ्यूचर की भी प्रोजेक्शंस जो है ना मुख्तलिफ बिल्कुल। मॉडल को यूज़ करते प्रेडिक्शंस भी होती हैं, इसके साथ-साथ जब चाँद देखा जाता है तो आप महकमा मौसमियात काफ़ी उसमें एक्टिव नज़र आता है कि अब महकमा मौसमियात क्या बताएगा, बादल है क्या ये सिचुएशन। वो भी हमारे पास डाटा जो अ, चाँद के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बिल्कुल। मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरी से वो इकट्ठे हुए होते हैं सालों के हिसाब से, तो उसमें भी होता है कि चाँद किस यानी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। बिल्कुल। तो वो हम मुख्तलिफ इदारों को यानी पीडीए में हो गया, एनडीए में
इसी तरह जो एग्रीकल्चर के इदारे हैं उनके साथ, या एकेडेमिया जो हमारे तालीमी वगैरह या रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ हमारा डाटा शेयर होता है, उस पे फिर आगे वो अपने सेक्टर में। अच्छा सर, एक और सवाल ये मुझे एक और बात ये बताएँ कि आपका इदारा जो है वो तालीमी इदारों में अ जाता है, उनको कुछ वर्कशॉप्स बच्चों को देता है कि किस तरीके से महकमे मौसमियात का डिपार्टमेंट काम करता है, या कोई वर्कशॉप्स वगैरह कुछ होती हैं आपकी? बिल्कुल, हम 2 तरह से जो है ना अपना यदि उनके पास जाते हैं या उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा। एक ये होता है कि जैसे आपके आला तालीम के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, या आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर वगैरह, तो वहाँ पे हर साल जो है उनके एग्ज़िबिशन होते हैं। सही। तो उन एग्ज़िबिशन में भी हम अपना स्टॉल, अपना एक वो बनाते हैं। हमारा होता है कि कुछ हम इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, कुछ हमारे पम्फलेट वगैरह पब्लिश करते हैं। इसी तरह पैनाफ्लेक्स वगैरह भी प्रिंट करके वहाँ लगाते हैं, और हमारे ट्रेनिंग्स। एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं या जो वहाँ पे शुरका होते हैं, उनके सवाल और जवाब और मुख्तलिफ उनका जवाब देते हैं। दूसरा ये होता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के स्टूडेंट्स या स्कूलों के स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस विजिट, विज़िट करते हैं। और हम जिस तरह से टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं या रेनफॉल वगैरह, या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, वो आके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क काम करते कर हैं। रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम साहब, आपने इतना टाइम दिया और इतनी मालूमात हमें दी। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हमने इस क्लाइमेट चेंज के मौज़ू पर काफ़ी तफ़सीलन गुफ्तगू की। डॉक्टर फ़हीम साहब ने हमें काफ़ी डिटेल में बताया कि क्लाइमेट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, वेदर हमारा कैसे चेंज हो रहा है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि तकरीबन 117 अफ़राद जो हैं वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस डिज़ास्टर की वजह से जान की बाज़ी हार गए। इसके साथ-साथ 80 लाख से ज़्यादा जो अफ़राद हैं वो बेघर हो चुके हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारी ज़राअत पे, फ़सलों पर, इसके साथ-साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। हमारे बर्ड जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होंगी, और इसका जो ख़मियाज़ा है वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, हमें ये चीज़ देखना होगी कि हम इस क्लाइमेट चेंज को ठीक करने में, ये जो हमारे डिज़ास्टर हो रहा है हमारे साथ, इसमें कितना हमें अपना किरदार अदा करना होगा, क्या-क्या इक़दामात करने होंगे, अमली इक़दामात करने होंगे। अगर आपको आज का मौज़ू पसंद आया होगा, अगर कोई सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगले एपिसोड में एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे कुलसूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।